A very good morning, students. Last time we have discussed about the equation of continuity, which has a vital role in our day-to-day life. ठीक है, हमारे डे लाइफ में बड़ा ज़्यादा इसका vital role था. That equation has to be used in incoming this article. ठीक है, उस equation का enrollment जो है इस article में हमारे पास use होगा. तो today we are going to discuss the very important theorem of this article, that is बर्नौलीज थ्योरम. कौन सी थ्योरम हम पढ़ने जा रहे हैं? बर्नौलीज थ्योरम. ये बर्नौलीज थ्योरम जो है हमारी डे टू डे लाइफ में बड़ी ज़्यादा यूज होती है. ठीक है, हम लोगों को पता नहीं है लेकिन हम इसका बड़ा ज़्यादा यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. हमारा एरोप्लेन्स जो है वो कौन सी थ्योरम के ऊपर काम करते हैं? दैट विल आल्सो बी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दिस बर्नौलीज थ्योरम. जो एरोप्लेन फ्लाई करते हैं दैट इज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल. ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम जो बेसिक थ्योरम है वो यही है आज के लिए. हमारे पास और भी बड़े ज़्यादा इसके लिए एग्जांपल है. जैसे मान लेते हैं हम स्प्रेयर का यूज़ करते हैं. ठीक है, स्प्रेयर का यूज़ करते हैं, प्रेशर बटन प्रेस करते हैं और स्प्रेयर बाहर की तरफ स्प्रेड हो जाता है. ठीक है, तो दैट विल आल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द बर्नौलीज थ्योरम. तो ये तो कुछ एक एग्जांपल्स थे इसके, जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में इसके एप्लीकेशंस के अंदर. तो आज हम थ्योरम पढ़ेंगे, इसके बारे में देखते हैं कि है कि ये थ्योरम कैसे इसको हम प्रूव करेंगे. तो बर्नौलीज थ्योरम देखो क्या होती है. इट इज नथिंग बट द अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, जो थ्योरम है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द सम ऑफ द प्रेशर एनर्जी. कौन सी? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट. अच्छा, ये दो बार दिए हुए है. पर यूनिट मास. एक यूनिट मास के अंदर लिक्विड ले रहा हूं मैं, तो लिक्विड के अंदर एक यूनिट मास अगर हम कंसीडर करते हैं तो उसमें प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों का सम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू दैट ऑफ कांस्टेंट. किसके बराबर होगा? कांस्टेंट के बराबर. ठीक है, फॉर एन आइडियल फ्लूइड इज कांस्टेंट. फॉर एन आइडियल फ्लूइड एट एवरी पॉइंट ऑफ द वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. फिर चाहे उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल क्यों ही ना हो. ठीक है, जैसे लास्ट टाइम हमने इसमें देखा था, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की पाइप बनाई हुई है. तो मैं यहाँ पे मानता हूँ कि एक यूनिट मास अगर मैं लिक्विड का कंसीडर करता हूँ. ठीक है, एक यूनिट मास का मतलब समझ रहे हो. तो यहाँ पे अगर एक यूनिट लिक्विड का मास मैं कंसीडर करता हूँ तो इस एक यूनिट के अंदर जो प्रेशर एनर्जी बनेगी, जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी और जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, दैट विल बी द कांस्टेंट एट दैट ऑफ दिस पॉइंट. जो इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी सभी का सम बनेगा. ठीक है, एनर्जी का सम जो बनेगा वो कांस्टेंट होगा किसकी? इस पॉइंट के ऊपर. मतलब चाहे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो, तो इन सभी का जो सम होता है वो सारा का सारा किसके बराबर होता है? दैट विल बी इक्वल टू द कांस्टेंट. जैसे लास्ट टाइम हमने किसमें किया था? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में देखा था कि एरिया ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर है? कांस्टेंट के बराबर. मतलब क्या है? हर एक पॉइंट पे अगर एरिया ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू निकालोगे तो वो कांस्टेंट रहेगी. तो वेरिएशंस किसमें हो रही है? या तो एरिया में वेरिएशन होगी तो भी वेलोसिटी में, लेकिन टोटल जो प्रोडक्ट रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा. इन द सिमिलर मैनर द बर्नौलीज थ्योरम सेज कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है पर यूनिट मास के अंदर फॉर एन आइडियल फ्लूइड विल रिमेन कांस्टेंट. क्या रहेगा? ये कांस्टेंट ही रहेगा. ठीक है, और ये कहीं से भी वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर हो जाता है. तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो होती है वो ये बनेगी, प्रेशर पर यूनिट डेंसिटी. ये जो प्रेशर पर डेंसिटी है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? प्रेशर पर यूनिट मास. एक यूनिट मास के ऊपर अगर हम प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं तो उसका एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है. समझे बात? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास. ऑब्वियसली बात है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हाफ ऑफ द mv². पर यूनिट मास की बात कर रहे हैं तो मास से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा? हाफ ऑफ द v² प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh. तो डिवाइड करेंगे m से तो पर यूनिट मास के अबाउट पोटेंशियल एनर्जी आएगी. तो बोलते इन तीनों एनर्जीज का सम जो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा. मतलब इन तीनों एनर्जीज का सम अगर मैं यहाँ पे निकालूं तो कंसीडर कर लेता हूँ कितना है? 100 है. तो अगर किसी भी पॉइंट के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में चला जाता हूँ तो वहां पे भी इसका सम जो है वो किसके बराबर रहेगा? 100 के बराबर ही रहेगा. चाहे फिर इसके प्रेशर में वेरिएशन होगी, वेलोसिटी में वेरिएशन होगी, या तो फिर इसके पोटेंशियल एनर्जी में वेरिएशन आ जाए. ठीक है, मतलब ये तीनों में से कोई एक वेरी करता भी है तो बाकी की वैल्यू भी वेरी करके अपने आप को उस तरीके से एडजस्ट करेंगी ताकि टोटल वैल्यू जो है उसमें कोई चेंज ना आए. क्लियर होगी बात ये? So this one is called as the potential, sorry not potential, Bernoulli's theorem. अब Bernoulli's
थ्योरम्स के बारे में बता तो दिया, इसको प्रूव भी करना पड़ेगा हमें, ठीक है। सो वी विल डिस्कस द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, एक वेरिएबल एरिया क्रॉस सेक्शंस की एक पाइप कंसीडर कर लिया है, ठीक है, इन विच द आइडियल फ्लूइड इज फ्लोइंग, आइडियल स्ट्रीमलाइन फ्लूइड, ठीक है, जिसमें हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी होगी, स्ट्रीमलाइन, मतलब एक ही वेलोसिटी के साथ सारे पार्टिकल मूव करेंगे, जैसे स्ट्रीमलाइन फ्लो में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। दिस वन इज द पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर जो इसका प्रेशर बनेगा, लिक्विड का जो प्रेशर होगा, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज P1, area of cross section small a1, velocity at this point will be termed as v1, very बात। उसी तरह से B पॉइंट के ऊपर जो एरिया क्रॉस सेक्शन होगा A2, वेलोसिटी होगी V2 और प्रेशर बनेगा P2। एज वेल हमें यहाँ पे हाइट पोटेंशियल को भी तो रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने सरफेस से इस A पॉइंट की हाइट रखी है h1 और B पॉइंट की हाइट रखी है h2। ऑब्वियसली बात है, जब हाइट में डिफरेंसेस होगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो ये आ गई हमारी बेसिक कंस्ट्रक्शन फॉर द बर्नौलीज थ्योरम। अब आगे इसको प्रोसीड करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, वी विल कैलकुलेट द वर्क डन पर यूनिट टाइम एट पॉइंट, कौन से पॉइंट के ऊपर, बी पॉइंट के ऊपर, सॉरी नॉट बी, इस ए पॉइंट के ऊपर हम वर्क डन निकालते हैं। So that work done can be written as like this, the work done at point A will be equal to the work done का अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा तो work done is represented as force at this particular point A and displacement। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं work done per unit time की, per unit टाइम से उसको डिवाइड कर दिया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके बराबर हो गया मेरे पास, वेलोसिटी के बराबर, प्रेशर इसके बराबर होता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स किसके बराबर आ गई, प्रेशर इनटू एरिया के बराबर, तो फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर इनटू एरिया। तो ए पॉइंट के ऊपर देखो प्रेशर कितना हम कंसीडर कर रहे हैं, P1, एरिया कितना है A1 और डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज रिप्रेजेंटेड फॉर द वेलोसिटी, किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी के लिए। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी बन जाएगी, at this point is v1, देखा है ना हमने मेंशन किया, v1 वेलोसिटी है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज द वर्क डन एट पॉइंट ए, यानी लिक्विड के ऊपर जो वर्क डन करना पड़ेगा हमें कहां पर, ए पॉइंट के ऊपर, वो कितना आ गया हमारे पास, दिस वन। सिमिलरली द वर्क डन एट पॉइंट, सिमिलरली वर्क डन एट पॉइंट बी पॉइंट के ऊपर वर्क डन कितना होगा, इसी को मैं एनालाइज कर देता हूं यहाँ पे, वर्क डन एट पॉइंट बी विल कम्स आउट टू बी P2, क्योंकि बी पॉइंट के ऊपर प्रेशर देखो कितना है P2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना कंसीडर करते हैं हम A2, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों चेंजेस हैं, और वेलोसिटी कितनी आ गई है इस पॉइंट पे V2। फिर वही बात ये यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, नेट वर्क डन किसमें बीच में, बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। अरे ए और बी के बीच में नेट वर्क डन कितना हुआ, मैंने अभी बोला कि यहाँ पे वर्क डन मुझे ज्यादा करना पड़ेगा और यहाँ पे कम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, लिक्विड को मुझे एक हाइट में लेके जाना है, तो वर्क डन मुझे कहाँ पे करना पड़ा, ए पॉइंट पे ज्यादा करना पड़ा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नेट वर्क डन को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया W से, तो वर्क डन एट पॉइंट पर ए माइनस ऑफ वर्क डन एट पॉइंट V। नेट वर्क डन तभी लगेगा पता ना कि A और B के बीच में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वर्क डन एट पॉइंट A इज रिप्रेजेंटेड एज P1 A1 V1 माइनस ऑफ P1 A1 सॉरी P2 A2 V2। फिर अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कौन सी इक्वेशन का यूज किया हमने, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इक्वेशन। लास्ट टाइम वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, एरिया इनटू वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल टू द कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे एरिया और वेलोसिटी जो है, एरिया प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं ये किसके बराबर होगी, दैट इज m अपॉन रो के इक्वल टू, किसके इक्वल होती है, मास पर यूनिट डेंसिटी के बराबर होती है,
ठीक है। तो जहां जहां मेरे पास ए भी आएगा उसको मैं रिप्लेस करूंगा किससे, एम अपॉन रो से। तो देखो यहाँ पे मैं कैसे इसको करता हूं, तो वर्क डन बन जाएगा मेरे पास, वर्क डन विल कम्स आउट टू बी दैट इज P1 और ए बी, यहाँ पे भी ए बी आ रहा है ना, देखो ये A1 B1, तो यहाँ पे लिखूंगा मास M1 और डेंसिटी को ρ1 से रिप्रेजेंट करके, समझाइए बात। कुछ नहीं किया, ए बी को रिप्लेस कर दिया किससे, M अपॉन रो विच इज द कांस्टेंट वन, जो कि हमारे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के थ्रू बनते हैं कांस्टेंट्स, ठीक है। तो उनसे हमने इसको रिप्लेस कर दिया, माइनस ऑफ ये बनेगा P2 M2 अपॉन रो2, गिव दैट इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे मैंने इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, समझ रहे बात। ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अब निकालना है काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। तो कैसे निकालेंगे, देखो लेट काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट, कहाँ पे, एट पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द m1 मास ऑफ द लिक्विड एट पॉइंट ए एंड वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एट पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर मास m1 है, वेलोसिटी कितनी मान रहे हैं v1। उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट b, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट b इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द m2 v2 स्क्वायर, आ गया। लेकिन हमें तो यहाँ पे चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज कैसे निकालेंगे हम, देखो यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज कैसे निकाला जाता है, इसको हम लिखते हैं किससे, डेल्टा ई से। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, तो देखो चेंज जो निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है, उसका एक फॉर्मूला होता है, लार्जर वैल्यू में हम स्मॉलर वैल्यू को माइनस करते हैं या फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू को माइनस करते हैं, इसका एक ही तरीका है ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले इस डायग्राम को असेस करके ये पता करना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है किसके ऊपर है, वेलोसिटी के ऊपर, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। तो देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे अगर एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड विल बी स्मॉलर वन, क्यों, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वेलोसिटी उसकी कम होगी, और यहाँ पे वेलोसिटी एरिया कम है वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, मतलब इस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। तो देखो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी बन गई यहाँ पे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल कम्स आउट टू बी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी हाफ ऑफ द m2 v2 स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ ऑफ द m1 v1 स्क्वायर, ठीक है। ये निकाल दी मैंने काइनेटिक एनर्जी में चेंज, गिव दैट इक्वेशन नंबर 2। क्लियर होगी बात, क्या किया आपने, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। अब क्या निकालेंगे, अब हम आ जाते हैं पोटेंशियल के ऊपर, ठीक है। तो ये बनेगा लेट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, तो इस ए पॉइंट के ऊपर हाइट कितनी है, h1 है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज रिप्रेजेंटेड एज m1 g h1, g तो कांस्टेंट ही है, ऑब्वियस सी बात है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कांस्टेंट है, तो उसको हम g1 g2 थोड़ा ना लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट b, so potential energy at point B will comes out to be m2gh2, कितना होगा, m2gh2। क्लियर हुई बात, जैसे यहाँ पे हमने चेंज निकाला तो यहाँ पे भी चेंज निकालते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कैसे निकालेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी देखो कहाँ पे ज्यादा होगी उसी के अकॉर्डिंग मुझे चेंज निकालना पड़ेगा। देखो पोटेंशियल एनर्जी जो मेनली है डिपेंड किसके ऊपर करती है, हाइट के ऊपर, हाइट कहाँ पे ज्यादा है, बी पॉइंट की हाइट क्या है, ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। क्लियर बात, अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी कितनी थी, m2gh2 माइनस
M1G_H1। ये निकाल ली हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। याद रखते होगी सारी बात। कैसे हमने प्रोसीड किया इसको, बर्डन निकाला पहले, फिर काइनेटिक एनर्जी निकाली, फिर पोटेंशियल एनर्जी के लिए चेंज निकाल लिया। समझा ये बात हुई? ठीक है, इसको देख लो एक बार। Okay, after calculating all this value, now we will use our one theorem. Which one theorem? That is work done, work energy theorem बोला जाता है। That is using, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम using work energy theorem। energy theorem क्या होती है? work energy theorem हमने पढ़ी हुई है। That is the work done will be equivalent to the change in its एनर्जी। ठीक है, वर्क डन जो डिपेंड करता है किसके ऊपर करता है? चेंज इन एनर्जी। ठीक है, तो चेंज इन एनर्जी यहाँ पे दो तरह की एनर्जी जो है हमारे पास काम आ रही है। कौन कौन सी? दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये दो तरह की एनर्जी है। हम लोगों ने सारी वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी थी। देखो वर्क डन की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की है, तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कैसे? यूजिंग इक्वेशन 1, 2 and 3 इन अबव। इस ऊपर वाली इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो देखो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी। ये देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? P1 M1/ρ1। होल्ड ऑन, जरा इंक कर लेते हैं इसमें। अच्छा देखो क्या किया हमने, इसकी वर्क डन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, माइनस ऑफ ये बनेगा P2 M2/ρ2। क्लियर हुई बात? विल बी इक्वलेंट टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना निकला हम लोगों ने यहाँ पे देखो, हाफ ऑफ द M2V2² माइनस ऑफ हाफ ऑफ द M1V1²। क्लियर हुई बात? प्लस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज ये निकाला हम लोगों ने कितना? M2G_H2 माइनस ऑफ M1G_H1। यहाँ पे हमने क्या किया, जितनी भी हमने वैल्यूज निकाली थी उन सभी वैल्यूज को वर्क एनर्जी थ्योरम वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, अब हम कुछ को अरेंज करेंगे। देखो कैसे, सिंस लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड कैसा है? इनकम्प्रेसिबल। तो दैट मीन्स and एक और बार ला देते हैं, and there is not any source or sink। क्या मतलब हुआ इसका? देखो हमने यहाँ पे मेंशन किया किसके बारे में कि लिक्विड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है, यानी कि हम लिक्विड को कंप्रेसिबल कर सकते हैं। जब लिक्विड जो इस पाइप में फ्लो कर रहा है इनकम्प्रेसिबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे हम डेंसिटी को चेंज नहीं कर सकते। डेंसिटी जो ए पॉइंट की होगी वही कहाँ पे रहेगी? बी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, साथ साथ में एक और लाइन लिखी हमने, देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ द सोर्स और सिंक, यानी कि इस ए और बी पॉइंट के बीच में ना तो कोई सिंक है जहाँ से पानी ड्रेनेज हो सके, ना ही तो कोई सोर्स है जो एक्स्ट्रा वाटर जो है उसको ऐड कर सके। वाटर मतलब लिक्विड जो है उसमें कोई भी ऐड कर सके। क्लियर होगी बात ये? ठीक है, तो जितना मास ऑफ द लिक्विड विल बी एंटर हियर दैट विल बी इक्वल टू एट पॉइंट बी, यानी कि जितना लिक्विड जो है एंटर करेगा एक पॉइंट में उतना ही लिक्विड जो है उतने ही टाइम में लीव भी करेगा बी पॉइंट के ऊपर। सो वी कैन से दैट M1 is equal to M2 is equal to M and ρ1 is equal to ρ2 is equal to ρ। तो इनको हम रिप्लेस कर देते हैं सभी पैरामीटर से। ठीक है, तो ये बन जाएगा P1 M/ρ माइनस ऑफ P2 M/ρ विल बी इक्वल टू द, यहाँ पे भी हम M और डेंसिटी को चेंज कर देते हैं, तो 1/2 यहाँ पे बनेगा MV2² माइनस ऑफ 1/2 MV1² प्लस ऑफ MgH2 माइनस ऑफ MgH1। अब दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है? M कॉमन आ रहा है, कॉमन निकालिए। अंदर बचा मेरे पास वर्ड
P1 upon rho minus of P2 upon rho will be equivalent to the, हम यहाँ पे भी कॉमन आया, अंदर बच जाएगा हाफ ऑफ द B2 स्क्वायर, बात समझ आ रही है सभी को ये, ठीक है, माइनस ऑफ हाफ ऑफ द V1 स्क्वायर प्लस यहाँ से भी हम कॉमन निकल जाएगा GH2 माइनस ऑफ GH1, तो m के साथ m कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ पे हमने एक छोटा सा काम करना है, क्या काम करना है, जहाँ पे 1 वाले कंपोनेंट हैं एक तरफ इकट्ठे कर लेते हैं, 2 वाले कंपोनेंट दूसरी तरफ इकट्ठे कर लेते हैं। तो देखो ये 1 वाला कंपोनेंट है P1 अपॉन रो, ये 1 वाला कंपोनेंट है, इस तरफ नेगेटिव में पड़ा, जब इसको उठा के इस तरफ लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ द V1 स्क्वायर। ये भी 1 वाला कंपोनेंट नेगेटिव में पड़ा, इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव में चला जाएगा GH1। और 2 वाला कंपोनेंट यहाँ पे देखो प्रेशर अपॉन डेंसिटी नेगेटिव में पड़ी थी, इस तरफ जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, सो P अपॉन रो यहाँ पे ये प्लस में पड़े हुए थे 1/2 V2 स्क्वायर प्लस GH2। तो यही चीज तो प्रूव करनी थी हमें, ये क्या है, द सम ऑफ द प्रेशर एनर्जी एंड pressure energy, kinetic energy and potential energy at point A, and this is the sum of the pressure energy, kinetic energy and potential energy at point B। अरे ये तो इक्वल तो आ गए ये दोनों, जो एनर्जीज का सम A पॉइंट के ऊपर था वही एनर्जीज का सम B पॉइंट के ऊपर भी है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल है, तो वी कैन से दैट P1 अपॉन रो प्लस हाफ ऑफ द V स्क्वायर प्लस GH will be equivalent to the कांस्टेंट, किसके इक्विवेलेंट हो गए, सारे के सारे कांस्टेंट के इक्विवेलेंट आ गए, मतलब सारी एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। और स्टार्टिंग में बर्नौलीज ने जो बोला था यही तो बोला था कि P अपॉन रो 1 अपॉन V स्क्वायर प्लस GH इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये क्या है, कांस्टेंट ही है। तो हमने यहाँ पे इसको प्रूव भी कर दिया, ठीक है। तो दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस आर्टिकल। फिर भी बात ये यहाँ पे छोटा सा हमारे पास रिजल्ट आ गया, ठीक है, इसको देख लो पहले। अच्छा देखो यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा हम चेंज कर सकते हैं इसकी डायमेंशन, कब, सपोज कर लो यहाँ पे हमने कंसीडर किया था कि पाइप जो है यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन है और साथ में इसकी हाइट वेरिएबल है। मान लो मेरे पास एक ऐसी पाइप है जिसमें एरिया क्रॉस सेक्शन तो वेरी कर रहा है लेकिन उसकी हाइट जो है वो एक जैसी ही है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा यहाँ पे सेम होगा, सेम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई एनरोलमेंट नहीं रहा, तो वी कैन से दैट P अपॉन रो प्लस ऑफ हाफ ऑफ द B स्क्वायर, और ये तो 0 के बराबर हो गया, विल बी इक्विवेलेंट टू द कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है कि क्या इन केस अगर किसी प्रेशर में अगर कोई चेंज आता है, लिक्विड के अगर प्रेशर में कोई चेंज आता है तो उसमें वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि प्रेशर इसका सम है ना ये, तो वी कैन से दैट कि अगर वेलोसिटी अगर डिक्रीज करेगी तो प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वेलोसिटी अगर इंक्रीज करेगी तो प्रेशर क्या होता है उस पॉइंट के ऊपर, डिक्रीज कर जाता है। तो दिस वन इज ऑल अबाउट द बर्नौलीज थ्योरम। क्लियर हुई बात सभी को ये?